नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 2। अब वो टॉपिक कौन सा था? वो टॉपिक था डेथ्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, यानी कि डेथ्स यानी मृत्यु। किन की मृत्यु? जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग हैं जिनकी मृत्यु 2022 में हुई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन टारगेट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इंडियंस की बात की थी, जो हिंदुस्तानी थे और उनकी मृत्यु हुई। और आज हम बात करेंगे जो फॉरेनर्स हैं और उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास आते हैं साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री का पूरा नाम था साइरस पैलोंजी मिस्त्री। ये एक इंडियन बिजनेसमैन थे। ठीक है, लेकिन हम इनको आज विदेशों में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनके पास थी आयरिश सिटीजनशिप, यानी कि आयरलैंड के सिटीजन ये थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं 2013 से लेकर 2016 तक। अब ये चर्चा में बहुत टाइम तक रहे। क्यों रहे? क्योंकि एक केस था जिसमें ये जो केस इनके ऊपर चला रहा और कुछ केसेस इन्होंने किए, जिसके कारण ये चर्चा में बने रहे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या के साथ। ठीक है, तो 2013 में क्या हुआ? 2013 में टाटा सन्स, यानी कि बहुत बड़ी फर्म है टाटा। टाटा से नाम याद आता है रतन टाटा। ठीक है, तो जो टाटा सन्स एक फर्म है, उनके अंडर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। टाटा मोटर्स हो गई, टीसीएस हो गया, आपकी टाटा पावर हो गई, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो वैसे टाटा सन्स क्या है, सबसे बड़ी फर्म है। उनका चेयरमैन बनाया गया साइरस मिस्त्री को। ठीक है, जब साइरस मिस्त्री को बनाया गया तो 3 साल इन्होंने इसमें काम किया और अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए। लेकिन 2016 में अचानक क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इनको चुना था, उन्होंने इनको वोट करके रिमूव कर दिया। किसको? साइरस मिस्त्री को। और यहीं से शुरुआत हो गई इनकी खटास की और इनके बुरे वक्त की। साइरस मिस्त्री ने अब क्या किया? ये चुप बैठने वाले तो थे नहीं, इन्होंने कर दिया कोर्ट में अपील। अब कोर्ट में तो की, पर कौन से कोर्ट में की? जब एक सिविलियन अपना केस लेके कहीं पे जाता है, जब उसका कुछ गलत होता है तो अपना केस पुट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहां सेटिस्फाई ना हो तो फिर जाता है हाई कोर्ट में। वहां भी सेटिस्फाई ना हो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो अल्टीमेट और फाइनल माना जाता है। उसी तरीके से जब कंपनी और बिजनेस की हम बात करते हैं तो वहां पे जो कोर्ट आता है वो कोर्ट है सबसे नीचे वाला, उसे कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी कंप्लेंट दायर की कि देखो मुझे गलत तरीके से निकाल दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए। ठीक है, तो जुलाई 2018 में एक वर्डिक्ट आया इस कोर्ट से, जो आया टाटा सन्स के फेवर में। उन्होंने कहा देखो मिस्त्री, तुम गलत हो। ठीक है, टाटा सन्स ठीक है, उन्होंने सही तरीके से सही किसी चीज के ऊपर आपको बाहर किया गया है। जैसे मिसमैनेजमेंट का इन्होंने इन पे इल्जाम लगाया था कि इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उन्होंने टाटा मिस्त्री को बाहर निकाल दिया और टाटा सन्स को सही ठहराया। मिस्त्री अभी भी नहीं माने। अब उन्होंने क्या किया? उससे ऊपर वाले कोर्ट में, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट कर दी। उन्होंने वहां अपील की कि मुझे इनका जो फैसला है पसंद नहीं आया, प्लीज आप इसको फिर से रिव्यू कीजिए। उन्होंने अपने सारे सबूत लाए और दिखाए, देखो मेरे पास इतना प्रॉफिट है, मैंने कंपनी की ये डेवलपमेंट की है, ये तो मेरे ऊपर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस कोर्ट ने क्या कहा? 2019 में इन्होंने फिर से मिस्त्री को इसका चेयरमैन बना दिया। किसका? टाटा सन्स का। इन्होंने कहा कि जो नटराजन चंद्रशेखरन को आपने इलीगल तरीके से चेयरमैन बनाया है, इनको आप हटाओ और मिस्त्री को फिर से चेयरमैन बनाओ और इनके साथ न्याय करो। क्या आप टाटा सन्स चुप बैठेंगे? नहीं। टाटा सन्स ने क्या किया? इस सारे को लपेटा और सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, वहां पे अपील कर दी। 2019 में वो फैसला आया, 2020 में पहुंच गए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। कि देखो ये जो NCLAT ने जो फैसला सुनाया है वो गलत है, प्लीज आप इसको रिव्यू कीजिए और इस पर अपना फैसला दीजिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट था टॉप पावर है, जो फैसला देगा वो फाइनल होगा सभी के हिसाब से। ठीक है, इसी बीच में मिस्त्री की एक अनाउंसमेंट हुई। मिस्त्री ने कहा कि मुझे चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, आप ऐसा करो भैया, चेयरमैनशिप आप अपने पास रखो, क्योंकि 6-7 साल हो गए थे केस लड़ते लड़ते। उन्होंने कहा आप हमारी चेयरमैनशिप अपने पास रखो, आप किसी को भी बना दो, पर मुझे कंपनी के जो मेंबर्स हैं उससे मत हटाना, मुझे बोर्ड में अपने साथ रख लो। हो सकता है इस वक्त इनको पता हो कि मैं केस हारने वाला हूँ। उसके बाद क्या हुआ?
जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने एक लाइन कही, वी फाइंड देयर आर लैक्यूने इन द जुडिशियल ऑर्डर्स पास्ड बाय द NCLAT। उन्होंने कहा हमें मिला, हमने फाइंड किया कि यहाँ पे कमी है। लैक्यूने यानी कि लैक यानी कि कमी। आपको इंग्लिश के एग्जामिनेशंस में सिनोनिम एंटोनिम में वर्ड आ सकता है LACUNAE, ठीक है। लैक्यूने कहाँ पे, जो जुडिशियल ऑर्डर दिए हैं नेक्लेक्ट ने, उसमें कुछ कमी है, ठीक है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टाटा सन्स है वो ठीक हैं और मिस्त्री का जो केस है वो गलत है। तो उन्होंने कहा कि मिस्त्री आप ऐसा करो, अपना बोरी बिस्तर समेटो और आप बाहर हो जाओ, टाटा सन्स अपनी जगह पे ठीक है। इन्होंने सही डेमोक्रेटिक तरीके से आपको चुना था और सही डेमोक्रेटिक तरीके से आपको बाहर निकाल दिया जब इनको आपका काम पसंद नहीं आया। ये हुई बात टैक्ट की, ये बात हुई फैक्ट की, ये बात हुई कोर्ट्स की। अब करते हैं कुछ और बातें जो कंसीडर करने लायक हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो चर्चा का विषय, न्यूज में, सुर्खियों में बने रहे। सबसे पहली बात, साइरस मिस्त्री वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ मिस्टर रतन टाटा। जो रतन टाटा थे उनकी पहली चॉइस थी साइरस मिस्त्री, क्योंकि ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट था और इसने खुद को प्रूव किया था, ठीक है। दूसरा आ जाता है, रतन टाटा इज नोन एज द मेंटर ऑफ साइरस मिस्त्री। रतन टाटा जाने जाते थे इसके मेंटर के रूप में, यानी कि इनके पाथ फाइंडर, इनके गाइड, इनके लीडर, ठीक है, या फिर एज अ गुरु इनको माना जाता था कि यही इनके सब कुछ थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये केसेस चले इनके बीच में एक बिटरनेस आ गई, इनके रिलेशन में एक कड़वाहट आ गई। वो तो ऑब्वियस सी बात आएगी, जिस बंदे को इन्होंने सपोर्ट किया और उनको एज अ चेयरमैन बनाया, बाद में उस बंदे ने इनको कोर्ट के चक्कर लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कड़वाहट तो आनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बात थी सुर्खियों में कि उनको निकाला इसलिए नहीं गया था कि उनके पास मिसमैनेजमेंट थी, उनको इसलिए निकाला गया था क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग में रतन टाटा को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। बहुत सारे डिसीजंस उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिए, मतलब उन्होंने इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। अब रतन टाटा ठहरे पूरे देश के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन, वैसे ही वो कंपनी में बहुत रिस्पेक्टेड हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसको उठाओ और इसको बाहर करो, और इसी कारण ये केस कई सालों तक चलता रहा, ठीक है। इसके बाद बात आती है, अब इनकी डेथ हो चुकी है, तो लास्ट राइट्स जो थे साइरस मिस्त्री के वो कैसे हुए। इनकी डेथ हुई कार में, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। लास्ट राइट यानी कि अंतिम संस्कार। अब हर धर्म का अपना एक तरीका होता है अंतिम संस्कार करने का, कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कोई सीमेंटेड इसमें दफनाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो साइरस मिस्त्री थे वो जिस धर्म को फॉलो करते थे वो था ज़ोरोआस्ट्रियन, ठीक है। ये पारसीज होते हैं जो वो ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म को फॉलो करते हैं। अब इनके धर्म के अनुसार जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार होता है, उसका तरीका ना तो जलाना होता है ना दफनाना होता है। ये मानते हैं कि आग और ज़मीन दोनों ही बहुत पवित्र चीज़ें हैं और जो इंसान की बॉडी है वो अपवित्र है, तो इनको अपवित्र नहीं करेंगे, इसलिए इनका तरीका कुछ अलग है, हटके है। क्या है ये, उनकी बॉडी एक ऐसी बिल्डिंग में रख देते हैं जो गोल होती है, उनकी जो शेप होती है गोल होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। उसमें इनकी बॉडी के ऊपर टॉप फ्लोर पे ओपन छोड़ दिया जाता है और उस बॉडी को आके गिद्ध खाते हैं, जो पंछी होते हैं वो खाते हैं, और उनको अपने तरीके से डिस्पोज करने का इनका अपना तरीका है, ठीक है। और उस जगह को बोलते हैं दखमा, टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, टावर ऑफ साइलेंस। जो दखमा वर्ड है वो इनका प्रॉपर वर्ड है, जो पर्शियन लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा होता है। जैसे मुंबई का दखमा है, देखिए पीछे आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, आगे एक जंगल है, जंगल के बीचों बीच एक गोलाकार कोई चीज़ दिख रही है आपको, ये रहा एरो, देखिए कहाँ पे जा रहा है, गोलाकार चीज़ है। यहाँ शहर से थोड़ा दूर जाके दखमा बनाया जाता है। इसको थोड़े पास से देखते हैं, ये देखिए 4 लोग एक बॉडी को लेके जा रहे हैं, साइड में गिद्ध बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी बॉडी को रख दिया जाएगा और ये गिद्ध इनको नोच नोच के अपने हिसाब से खाएंगे और इसको डिस्पोज कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हालांकि साइरस मिस्त्री के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही के दिनों में क्या हुआ है, मुंबई में और इंडिया में गिद्धों की जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है, जिसके कारण जो ऐसे दखमा वगैरह हैं जहाँ पे बॉडीज रखी गई हैं, उन बॉडीज़ को खाने वाला कोई नहीं है और वहाँ पे उनमें बदबू पड़ चुकी है और वो सड़ रही हैं, जिसके कारण अलग अलग बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसलिए अब इन्होंने अपना वे ऑफ डूइंग द फाइनल राइट्स चेंज कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से जो साइरस मिस्त्री थे उनके लिए अपनाया गया क्रीमेशन का जो तरीका था उसको अपनाया गया। क्रीमेशन यानी कि जैसे हिंदू धर्म में उनको जलाया जाता है, उसी तरीके से साइरस मिस्त्री को जला के इनका अंतिम संस्कार किया गया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिलेना साल्विनी। जो मिलेना साल्विनी है वो कथकली और मोहिनीअट्टम की डांसर थी और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2019 में। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्रांस की रहने वाली थी। एक विदेशी महिला भारत में आके भारत का क्लासिकल डांस करके भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले लेती हैं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। चौथा सिविलियन अवार्ड बोले तो सबसे नंबर 1 पे है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी, ये हैं सिडनी पोइटियर। ठीक है, जो सिडनी पोइटियर थे वो बहामियन एंड अमेरिकन एक्टर रह चुके डायरेक्टर थे और डिप्लोमैट थे। डिप्लोमैट यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, देखिए अकेडमी अवार्ड को ही हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है। और ये फेमस लेकिन किस चीज़ के लिए? कोई एक चीज़ होगी जिसके लिए फेमस होगा कोई इंसान। वो क्यों फेमस थे? वो थे द फर्स्ट बहामियन एंड द फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन अकेडमी अवार्ड, यानी कि ऑस्कर जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर थे वो। 1964 में इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, अब देखिए ब्लैक एक्टर पहला अवार्ड जीतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस वक्त, आज भी होता है लेकिन उस वक्त रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग के कारण आपके साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव किया जाएगा। दुनिया में 3 मेन रंग है, एक ब्लैक है, एक गेहुआ कलर जो हमारा है यानी कि एशियंस का है, तीसरा हो गया जो अंग्रेज हैं गोरे, बिल्कुल वाइट। ठीक है, उनको वाइट बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स को। तो एक वक्त ऐसा था कि जो वाइट थे अपने आप को सुपीरियर मानते थे और बाकियों को अपने से इंफीरियर कलर के हिसाब से। ठीक है, तो उस वक्त एक ऐसे कंट्री में, यूएसए में डेवलप होना और अपने आप को अपना लोहा मनवाना, मूवीज में टॉप पे आना और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतना अकेडमी अवार्ड में बहुत बड़ी बात थी। इससे क्या हुआ, जो अदर एक्टर्स जो थे उनके लिए भी रास्ते खुले और लोगों के भी थोड़े दिमाग खुले कि नहीं यार ये लोग भी कर सकते हैं, हम इनको अपनी इनकी क्वालिटी के हिसाब से प्रेज करें, ना कि इनको कलर के हिसाब से। ठीक है, तो 1964 का ये जो अवार्ड था बहुत इंपॉर्टेंट था। सिडनी पोइटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है रानी साहिबा। रानी साहिबा यानी कि क्वीन एलिजाबेथ 2। ठीक है, इनका असली नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम थी, या इसलिए कि हमारे इंडिया पे इन्होंने राज किया है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लॉन्गेस्ट ब्रिटिश मोनार्च या फिर लॉन्गेस्ट फीमेल मोनार्च इन हिस्ट्री, मतलब कि किसी भी राजघराना, कोई भी राजघराने का कोई ऐसा लीडर जिसने किसी पूरी कंट्री पे राज किया सबसे ज्यादा लंबे समय तक, पुरुषों में महिलाओं में सभी में सबसे ज्यादा किया इन्होंने, यानी कि 70 साल इन्होंने राज किया। अपनी 90s में आजकल ये थी और वहां पे इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो 70 साल इन्होंने राज किया, याद रखना है आपको। इनका ओरिजिनल नेम आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, मिखाइल सर्जेविच गोर्बाचेव। ठीक है, ये सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। किसके? सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। 1988 में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड। उसके बाद 1990 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। उसके बाद 1992 में रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड इनको मिला। इतने सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, वो भी पीस के ऊपर और फ्रीडम के ऊपर। मतलब ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, रोल इन एंडिंग कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर इन्होंने खत्म की। कोल्ड वॉर क्या होती है? कोल्ड वॉर होती है शांति यानी शीत युद्ध। ठीक है, जैसे कि गाली गलौज चली रहेगी लेकिन मारपीट नहीं होगी, हाथापाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हाथापाई जो गाली गलौज है कब हाथापाई में बदल जाए कोई पता नहीं लगता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोल्ड वॉर कब वर्ल्ड वॉर में बदल जाए कोई पता नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कंट्री थे इसमें शामिल थे। कौन थे आगे बात करते हैं। ये जो कोल्ड वॉर थी 1945 से 1991 तक चली। ठीक है, और ये थी यूएसएसआर और यूएसए के मध्य। ठीक है, जो रशियन, जो हमारा सोवियत यूनियन था, जो रशिया के साथ और भी कुछ कंट्रीज थे, बहुत बड़ा ग्रुप था ये। ठीक है, और यूएसए भी बहुत बड़े कंट्रीज का ग्रुप है। तो जब ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? वर्ल्ड वॉर होगी, क्योंकि इनके साथ सभी के साथ क्या थे? बहुत सारे कंट्रीज भी जुड़े हुए थे। तो इन्होंने इस कोल्ड वॉर को खत्म किया। ठीक है, इसका श्रेय इनको जाता है। कितने महान आदमी थे ना। लेकिन इनके अपने ही कंट्री में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इनको नहीं मानता है महान। इनको अवार्ड्स किसने दिए? इंडिया ने दिया,
नोबेल पीस प्राइज अंग्रेजों ने दिया, गोरों ने दिया। रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड, रोनाल्ड रीगन कौन थे? उस टाइम के प्रेसिडेंट, कहाँ के? यूएसए के। ठीक है, तो यूएसए का बंदा इनको अवार्ड दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपको तो पता है यूएसए और रशिया में क्रॉस है, क्रॉस इनकी नहीं बनती है। ठीक है, अब आगे पता लगेगा इनको महान क्यों नहीं मानते अपनी कंट्री में, आइए बात करते हैं। तो देखिए, दो लोग थे आपस में आमने सामने, एक था यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत लोग मानते हैं यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में ये वाला भी दिया होगा, लेकिन इसका जो असली फुल फॉर्म है वो है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1922 में इस ग्रुप का गठन हुआ था। इसमें रशिया और ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के कंट्रीज उसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, 1992 में इसको तोड़ दिया गया। तोड़ा किसकी हेल्प से? इन महाशय की हेल्प से। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दूसरा बंदा जो यूएसए था, इनके आमने सामने था। ठीक है, इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। विड्रू ट्रूप्स फ्रॉम सोवियत अफगान वॉर। इस टाइम पे इन्होंने क्या किया? अफगान वॉर से क्या किया, अपने सोवियत के जो बंदे थे, अपने रशिया के जो बंदे थे, यूएसएसआर के जो फौजी थे, उनको वापस बुला लिया कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, आप वापस आ जाओ। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या काम किया? यूएस प्रेसिडेंट जो था उनके साथ बैठ के न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट किया कि हम इतने ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। एक लिमिटेशन लगा दी रशिया के ऊपर। उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड, खुद कदम आगे बढ़ाए, क्यों? कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए। डिसोल्यूशन, यूएसएसआर को उन्होंने तोड़ दिया और 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में उसको बांट दिया। ठीक है, तो अच्छा था इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। तो क्या ये जरूरी है कि एक ही आदमी स्टेप बढ़ाए दूसरा ना बढ़ाए? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ये अपनी कंट्री में खलनायक क्यों बने। देखिए, इन्होंने अपने ट्रुप्स हटाए अफगान से। ठीक है, क्या यूएसए ने घटाए? यूएसए ने बाद में वहां पर ट्रुप्स भेजे। अगर वो सॉल्यूशन था तो उन्होंने क्यों भेजे? उसके बाद उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट के साथ बैठ के न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट किया। क्या यूएसए अपने वेपन्स को लिमिट करता है? नहीं करता है। वो दूसरे कंट्रीज पे रोक लगाता है, यूएन के थ्रू लगवाता है, लेकिन खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने तो कर दिया, लेकिन दूसरे पार्ट ने नहीं किया ना, तो इसलिए वो खलनायक है। क्यों? क्योंकि इनके वेपन्स कम हो गए। स्टेप फॉरवर्ड टू एंड कोल्ड वॉर। अब देखो, कोल्ड वॉर चल रही है, रशिया मजबूत स्थिति में था यूएसए से ज्यादा। ठीक है, अब जब रशिया का एक नुमाइंदा वहां से पैदल चल के खुद गया कि हाँ भाई बंद कर दो, तो उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई। तो रशिया को कमजोर बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इवन व्लादिमीर पुतिन जो आज के प्रेसिडेंट हैं और बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट रह चुके हैं रशिया के, वो इनको नहीं मानते हैं, वो इनके दाह संस्कार में नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो भी इनकी फिलॉसफी के खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। इतना बड़ा यूएसएसआर था, उनको 15 स्टेट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, और यूएसए क्या हो गया? मजबूत हो गया, और जो रशिया था वो कमजोर हो गया। इसलिए इनको वहां पे खलनायक मानते हैं। और इंडिया ने इनको अवार्ड क्यों दिया? क्योंकि ये हमारे राजीव गांधी जी के काफी क्लोज थे, कई बार मिल भी चुके थे, इसलिए इनको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड भी दे दिया गया उस टाइम पे। ठीक है, सेटिंग तो चलती है, मिनिस्टर्स में भी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्राजीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर। ये बहुत ही महान फुटबॉलर रहे। इनका जो नाम था वो था पेले, लेकिन इनका पूरा नाम था एडसन अरांटेस डो नासिमेंटो। ये जो इनका इतना बड़ा नाम है, इसमें अरांटेस आपको नजर आ रहा है, ये है पोर्चुगीज नेम, और जो नासिमेंटो है ब्राजीलियन नेम। इनकी जो माता थी वो पुर्तगाल की थी, और जो पिता थे वो कहाँ के थे? ब्राजील के थे। ठीक है, तो जो शुरू का जो वर्ड है एडसन, वो बना है एडिसन से। बचपन इनका नाम था एडिसन। अब इनका नाम एडिसन क्यों रखा था? क्योंकि जो दुनिया में जब लाइट आई, तो लाइट का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। लेकिन जब इनके गांव में ये पैदा हो, उस समय लाइट आई, तो गांव के लोग एडिसन को और इनको दोनों को श्रेय देने के लिए इनका नाम रखा गया एडिसन। इनके बचपन का नाम एडिसन ही था। फिर फीफा वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात आती तो ब्राजील अभी तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत चुका है फीफा के। 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। हमने फीफा वाले लेसन में इसको पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके आपको फीफा का वर्ल्ड कप का करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आप उसको देख लीजिए। उसमें फीफा के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो जो ब्राजील है 5 बार अभी तक वर्ल्ड कप जीत चुका है फीफा में, जिसमें से 3 बार इन्हीं के टाइम में, 1958 में स्वीडन, 1962 में चाइल और 1970 में मैक्सिको में ये फीफा वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं अपनी कंट्री को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, अवार्ड्स मिले द ग्रेटेस्ट बाय फीफा। फुटबॉल के क्षेत्र में फीफा के द्वारा द ग्रेटेस्ट का अवार्ड मिला है पेले को। जैसे बॉक्सिंग में मोहम्मद अली है, उनको द ग्रेटेस्ट कहते हैं। उसके बाद 1999 में एथलीट ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इनको मिला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। उसके बाद 2000 में वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इनको मिला।
ठीक है। 1279 गोल्स इन्होंने किए हैं 1363 गेम्स में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है। और इनके लिए इंपॉर्टेंट है फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, यानी कि 100 सालों में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। वो अवार्ड मिला है किसको? इन दो लोगों को मिला है, ठीक है। किनको? एक पेले को और दूसरा डिएगो मैराडोना। ये जो पेले के साथ खड़े हैं इनका नाम है डिएगो मैराडोना। मैराडोना अर्जेंटीना के रहने वाले थे और हाल ही के कुछ दिनों में, मतलब आई थिंक 2020 या 21 में इनकी डेथ हुई है। और इन दोनों ने इस अवार्ड को शेयर किया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आते हैं एडवर्ड क्रिश्चियन प्रेस्कॉट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पुट होगा। ये रह चुके हैं अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और इन्होंने किया इकोनॉमिक्स की फील्ड में ही खोज, रिसर्च की है। नोबेल मेमोरियल प्राइज इनको 2004 में मिल चुका है, ठीक है, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। द टाइम कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स या पीजीटी कॉमर्स देने वाले हैं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ठीक है, द टाइम कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड बिजनेस साइकिल्स। तो आपको पूरा याद करना है। लेकिन जो आम पेपर होते हैं उसमें आपको ये आएगा कौन से अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनको 2004 में नोबेल प्राइज मिला है, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वे कौन है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पोप बेनेडिक्ट 16। जो पोप बेनेडिक्ट 16 है, पोप यानी कि जो आपके कैथोलिक चर्च है वेटिकन सिटी में, जो पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस होते हैं उनका सबसे बड़ा धर्मगुरु किसको माना जाता है? जो वहाँ पे पोप चुना जाता है। जैसे तिब्बतियंस किसको मानते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे दलाई लामा है धर्मशाला में, वो उनको अपना हेड मानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनका जो धर्मगुरु सबसे टॉप का है वो होता है पोप। और वो कहाँ पे होते हैं? वेटिकन सिटी में, जो उनका सबसे मेन चर्च है वहाँ पे, ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे छोटा देश है। इसमें आई थिंक 450 लोग हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा, प्रेजेंट डे पोप कौन है? तो वो है पोप फ्रांसिस, जो आज की डेट में है। पहले ये थे, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइम बट नॉट द लीस्ट, ये हैं शिंजो आबे, ठीक है। शिंजो आबे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के, ठीक है। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जैसे कि बीजेपी के हमारे यहाँ पे मोदी जी हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, वैसे ही एलडीपी के थे शिंजो आबे, ठीक है, क्लियर है। अब शिंजो आबे क्यों फेमस थे? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने सर्व किया है जापान को। 2006 से 2007 तक ये रहे थे, फिर हो गया था इनका टाइम खत्म। उसके बाद 2012 से 2020 तक ये रहे थे, ठीक है। इनका हुआ है असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या होता है? जब किसी पॉलिटिकल बंदे का मर्डर होता है, उसको हम मर्डर नहीं, उसको हम असैसिनेशन कहते हैं। कारण पॉलिटिकल भी हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हुआ। ड्यूरिंग अ स्पीच, एक स्पीच ये दे रहे थे, नारा नाम की एक जगह थी जापान में ही, वहां पे क्या हुआ, एक स्पीच दे रहे थे, वहां पे इनको गोली मार दी गई। किसने मारी? टेट्सुया यामागामी ने। एक आदमी है 41 साल का, उसने इनको गोली मारी। पहली अटकनें लगाई जा रही थी। ये देखिए पिक्चर में, ये बंदा है 41 साल का तेत्सुया यामागामी। ये नीचे इसके पाँव के पास एक बंदूक पड़ी, जो इस बंदूक इसने खुद बनाई है, ठीक है। और इसने वहाँ पे इनको शॉट किया और ये वहीं पे खत्म हो गए। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो असैसिनेशन तो ये था, पॉलिटिकल के लिए था। बहुत लोग कह रहे थे चाइना ने इनको खत्म किया है, कॉन्स्पिरेसी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें चली और अभी भी चल रही हैं। क्योंकि पॉलिटिकल जो किल्स होते हैं उनका कभी कोई वो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि ये बातें कुछ हवा में होती हैं, कुछों के सबूत नहीं मिलते हैं। तो जिसको जो लगता है वो उस चीज़ को वैसे पेश कर देता है। बट जिस बंदे को पकड़ा गया है उसके बयान के अनुसार इनके जो शिंजो आबे के जो रिश्ते थे यूनिफिकेशन चर्च के साथ, उसके कारण इनकी हत्या हुई है, ठीक है। अब यूनिफिकेशन चर्च क्या है? यूनिफिकेशन चर्च एक संस्था है। कैसी संस्था है? जैसे कि धर्म जो होता है, जैसे डिफरेंट धर्म होते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वैसे अलग अलग टाइप के धर्म दुनिया में फैले हुए हैं। सभी के सब गॉड को अलग अलग रूप में मानते हैं। कोई इनको भगवान के रूप में मानता है, कोई इनको अल्लाह के रूप में मानता है, कोई जीसस मानता है, कोई किसी और रूप में मानता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सभी धर्मों के क्या हैं? धर्म गुरु बने हुए हैं, संस्थान बने हुए हैं, अलग अलग संस्थान है। वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रीचर्स होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में समझाते हैं। उसी बीच में कुछ लोग होते हैं, उनमें से एजेंट्स, मैंने कहा कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग होते हैं उसमें एजेंट्स, जो क्या करते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए
कुछ जो एज्ड लोग उनके पास आए होते हैं उन लोगों को बरगलाते हैं और क्या करते हैं, उनसे बहुत सारा डोनेशन, उनकी ज़मीनें, उनकी प्रॉपर्टी ये बोल के ले लेते हैं कि भगवान को आपकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है या लोगों की हेल्प के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान कर दो, आप कहाँ लेके जाओगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो यहाँ है वो यहीं रह जाएगा, इस तरह की बातें करके लोगों को बरगलाते हैं। तो इनकी जो माता जी थी वो यूनिफिकेशन चर्च के चक्कर में आ गई और वहाँ के लोगों ने उनको जिस भी तरीके से गाइड किया, मिसगाइड किया, मैं नहीं कहूँगा मिसगाइड किया, वो उनकी अपनी वो है, लेकिन क्या हुआ उस चक्कर में इनकी माता जी ने बहुत सारा पैसा, जैसे हमारी करेंसी में, हमारे इंडिया में क्या है रुपीज़ हैं, ठीक है, वैसे ही जो इनकी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में जो इनकी करेंसी है उन्होंने 4 मिलियन, ठीक है, जैसे हमारे रुपीज़ होते हैं वैसे उनकी करेंसी के हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, दान दे दिया यूनिफिकेशन चर्च को। और दूसरा उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन भी दे दी, अपनी प्रॉपर्टीज़ में से बहुत कुछ दे दिया। उसके कारण क्या हुआ, बाद में इनके भाई ने सुसाइड कर लिया, इनकी फैमिली कोलैप्स हो गई, ठीक है, इनकी फैमिली में और भी डेथ्स हुई, तो ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, अपने लिए कोई काम शुरू नहीं कर पाए, इनकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो गई। उसका जिम्मेवार ये मानते थे यूनिफिकेशन चर्च को। और जो शिंजो आबे थे, अब सवाल ये उठता है इनको क्यों मारा, क्योंकि जो शिंजो आबे थे उनके अच्छे रिलेशन थे यूनिफिकेशन चर्च के साथ, और शिंजो आबे को बहुत लोग क्या मानते थे, अपना आइडल मानते थे, जैसे इनकी माता जी भी मानती थी। तो जब शिंजो आबे उनके साथ जुड़े तो लोगों को लगा ये जो भी संस्था है वो सही है। जैसे आज हम देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को, जो बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स होते हैं सपोर्ट करते हैं, कोई खैनी खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, जो युवा जो बच्चे हैं वो भी इसके तरफ जाते हैं कि मेरा एक्टर अगर ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। तो उसी चक्कर में क्या हुआ, इनकी माता जी इस संस्था के टच में आई थी और अपना सब कुछ इनको दे बैठी, जिसके कारण इस लड़के की लाइफ कोलैप्स हो गई और इस बंदे ने क्या किया, वो गुस्सा सारा शिंजो आबे पर निकाल दिया, जो हमें सुनने में आया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर, भारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो शिंजो आबे थे उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे इंडिया के साथ और हमारे मोदी जी के साथ, ठीक है। अब जब उनकी डेथ हो चुकी है तो जो नए नेता लोग आएंगे वो हमारे साथ वही बातें करेंगे, मतलब या वही करार करेंगे या वही डील्स करेंगे जो मोदी जी के साथ शिंजो आबे ने की थी। ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है उनमें कटौती कर दे, हो सकता है उनको बढ़ा दे, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल इसमें हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। हो सकता है इसका बेनिफिट, अगर वहाँ का जापान का जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो हो सकता है इसका फ़ायदा चाइना को मिले, लेकिन अगर हमारे हिसाब से चलेगा तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, चाइना को उसका नुकसान है। इसलिए कुछ लोग इसकी अटकने लगा रहे थे कि चाइना भी इनके एसोसिएशन में शामिल हो सकता है, हो सकता है इस बंदे को बरगलाने में चाइना का हाथ हो, ठीक है, लेकिन हम कुछ भी पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। अब बाकी मैं लेके आऊँगा नए, जो हमारा लेसन होगा उसमें नया टॉपिक लेके आऊँगा, कुछ नई बातें लेके आऊँगा, चटपटी बातों के साथ साथ हम लोग नए टॉपिक को भी कवर करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तब तक के लिए दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं पर वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए उसको, वो चीज़ फ्री में है, आप उसको लाइक भी कीजिए। लोग बहुत सारे वीडियोस देख भी रहे हैं लेकिन उतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप मुझे बस इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आके पेश करता रहूँगा। धन्यवाद।